हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है वो है राजस्थान लोकायुक्त के बारे में और ये संपूर्ण क्लास जो है ऑफिशियल डाटा पर आधारित है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले जो राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 है। इसके द्वारा राजस्थान में मंत्रियों, सचिवों, राज्य के प्रतिष्ठानों के अध्यक्षों, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, प्रधान एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग एवं अकर्मण्यता की जांच के लिए स्थापित यह एक उच्च स्तरीय कैसी संस्था है? वैधानिक एवं स्वतंत्र संस्था है। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? कैसी संस्था है? वैधानिक और स्वतंत्र संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भ्रष्टाचार जो है वो हमारे राष्ट्र एवं राज्य की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है और इसका उन्मूलन आम जनता की भागीदारी के बिना संभव नहीं है और यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। अतः सभी नागरिकों से आग्रह है। कौन आग्रह कर रहा है? जो सचिवालय है वो आग्रह कर रहा है, लोकायुक्त सचिवालय, कि वे भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करें और राष्ट्र और राज्य की उन्नति में अपना अमूल्य योगदान दें। ठीक है, तो आप अपनी जो भी शिकायत है वो बिना किसी खर्च के निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच के लिए निसंकोच लोकायुक्त सचिवालय को भेज सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लोकपाल और लोकायुक्त के इतिहास की। तो जो विश्व के अधिकांश देश है उसमें एक संस्था है जिसको ओम्बुड्समैन के नाम से बुलाया जाता है और उसी संस्था को हमारे देश में लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में लोकपाल या लोकायुक्त नाम सबसे पहले 1963 में मशहूर कानूनविद डॉक्टर LM सिंघवी ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लोकपाल जो शब्द है ये संस्कृत भाषा जो है उसके शब्द लोक यानी लोगो और पाला यानी संरक्षक से बना है, यानी लोगों का संरक्षक। ठीक है, सेकंड पॉइंट है लोकपाल या ओम्बुड्समैन नामक संस्था ने प्रशासन के प्रहरी बने रहने में अंतर्राष्ट्रीय सफलता प्राप्त की है। इसका प्रारंभ जो है वो स्वीडन देश से हुआ था जहां सर्वप्रथम इस संस्था की अवधारणा की कल्पना की गई और वर्ष 1913 में किंग चार्ल्स 12 ने कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने के लिए अपने एक सभासद को नियुक्त किया। स्वीडन में नया संविधान बनाने हेतु गठित संविधान सभा के सदस्यों का आग्रह रहा कि पूर्व व्यवस्था से भिन्न उनका ही एक अधिकारी जांच का कार्य करे जो किसी भी स्थिति में सरकारी अधिकारी न होना चाहिए। इस पर वर्ष 1809 में स्वीडन के संविधान के अंदर ओम्बुड्समैन फॉर जस्टिस के रूप में प्रथम बार इस संस्था की व्यवस्था हुई जो लोक सेवकों द्वारा कानूनों तथा विनियमों का उल्लंघन के प्रकरणों की जांच करेगा। तो हमें याद रखना है कि सबसे पहले इस जो ओम्बुड्समैन नामक संस्था है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? स्वीडन से। ठीक है, थर्ड पॉइंट है स्वीडन के बाद धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एवं स्कैंडिनेवियन देशों और फिर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं यूरोप के कई देशों में भी ओम्बुड्समैन के कार्यालय स्थापित किए गए। फिनलैंड में वर्ष 1919 में, डेनमार्क में 1954 में, नॉर्वे में 1961 में, ब्रिटेन में 1967 में भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना की गई और अब तक 135 से अधिक देशों में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति जो है की जा चुकी है। ओम्बुड्समैन जो है स्वीडिश भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट होता है। ठीक है, वस्तुतः ओम्बुड्समैन का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलंब, अकुशलता, अपारदर्शिता एवं पद के दुरुपयोग से नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु नियुक्त किया जाए। ब्रिटेनिका विश्वकोश में ओम्बुड्समैन को नौकरशाही की शक्तियों का दुरुपयोग के संबंध में नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने हेतु व्यवस्थापिका का आयुक्त कहा गया है। तो यहां से आप ओम्बुड्समैन जो शब्द है उसकी परिभाषा भी नोट कर सकते हैं। क्या है? नौकरशाही की शक्तियों के दुरुपयोग के संबंध में नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने हेतु व्यवस्थापिका का आयुक्त। अच्छा, अब विभिन्न देशों में जो ये ओम्बुड्समैन है इसको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, ब्रिटेन, डेनमार्क और न्यूजीलैंड में इसे संसदीय आयुक्त के नाम से जाना जाता है। रूस में इसे वक्ता और प्रोसिक्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं देश के कई प्रबुद्ध चिंतकों ने इस संस्था की आवश्यकता व उपादेयता पर लिखा है। उदाहरण के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री गजेंद्र गडकर ने अपनी पुस्तक लॉ, लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस में यह उल्लेख किया कि जब तक भारत में ओम्बुड्समैन जैसी संस्था का विकास नहीं करते और संविधान में संशोधन करके अथवा विधायी प्रक्रिया के माध्यम से संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं करते तब तक देश का भ्रष्टाचार रूपी समस्या का प्रभावकारी रूप से निदान नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे देश से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोड है और प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है। इसे मिटाने और दूर करने के लिए विभिन्न देशों और राज्यों में समय समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं। तो 1963 के अंदर राजस्थान में प्रशासनिक सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन में ओम्बुड्समैन जैसी एक संस्था के गठन की सिफारिश की। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान में 1963 के अंदर प्रशासनिक सुधार समिति ने इसकी सिफारिश की थी। ठीक है, जिसका कार्य कार्यपालिका की कार्यवाही पर नजर रखना, ऐसे मामले जिनमें सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा की गई कार्यवाही अवैध, अन्यायपूर्ण या मनमानी हो, विद्यमान नियमों या स्थापित प्रक्रिया से विपरीत एवं इनके उल्लंघन में हो, उन शिकायतों जिसमें भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप गया हो में अन्वेषण करना हो। ठीक है, तो हमें यह याद रखना है कि 1963 के अंदर राजस्थान में प्रशासनिक सुधार समिति ने सबसे पहले इस संस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 5 जनवरी 1966 को भारत देश में श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसेस से संबंधित अपने वर्ष 1966 के अंतरिम प्रतिवेदन में व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार, चारों ओर फैली कुशलता और जनसामान्य की आवश्यकताओं के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता के विरुद्ध प्राय उभरने वाले आक्रोश पर विचार कर यह सिफारिश की कि जन अभियोग निवारण तथा दुराचारपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जांच के लिए केंद्र के अंदर लोकपाल और राज्य के अंदर लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की
स्थापना की जाए, किंतु इस सिफारिश को पर्याप्त लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया गया। अब स्वीकार तो किया गया है किंतु इसकी क्रियान्विधि अभी मूर्त रूप नहीं ले सकी है। ठीक है, तो केंद्र के अंदर लोकपाल है और राज्य के अंदर लोकायुक्त है, ये आपको याद रखना है। और 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, सर्वप्रथम अगर भारत की बात करें तो 1970 के अंदर उड़ीसा में लोकपाल की स्थापना हुई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां 1995 में पुनः नया लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम बना। अभी हाल ही उड़ीसा विधानसभा ने अत्यंत प्रभावी प्रावधानों को समाहित करते हुए ओडिशा लोकायुक्त बिल 2014 पारित किया। ठीक है, 2014 में बिल पारित किया। और 1971 के अंदर महाराष्ट्र में, 1973 के अंदर राजस्थान में और इसके उपरांत लगभग 20 से अधिक राज्यों में जो लोकायुक्त नामक संस्था है स्थापित की गई है। इसके पूर्व भी राजस्थान में जन अभियोग की देखभाल के लिए जन अभियोग निराकरण विभाग विद्यमान था। ठीक है, पहले कौन सा विभाग था? जन अभियोग निराकरण विभाग राजस्थान के अंदर। किंतु सरकार के इस तंत्र में किसी ऐसी संस्था का प्रावधान नहीं था जिसके द्वारा मंत्री, सचिव, लोक सेवकों के विरुद्ध पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, निष्क्रियता की शिकायतों की जांच व अन्वेषण जो है वो किया जा सके। फलस्वरूप जनता में विश्वास और संतोष की भावना की अभिवृद्धि करने के लिए तथा स्वच्छ, ईमानदार और सक्षम प्रशासन प्रदान करने हेतु मंत्रियों, सचिवों, लोक सेवकों के विरुद्ध पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार एवं अक्रमण्यता आदि की शिकायतों को देखने और उनमें अन्वेषण करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी का सृजन करना तुरंत आवश्यक समझा गया। और उस उद्देश्य की अभिप्राप्ति के लिए वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश जो है पारित हुआ। 3 फरवरी 1973 से राजस्थान में ये प्रभावी हुआ और 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति जी की स्वीकृति इसको मिल गई थी। तब से यह अधिनियम के रूप में प्रदेश में प्रभावी है। तो क्या याद रखना है हमें? 1970 में उड़ीसा में सबसे पहले लोकपाल की स्थापना हुई। ठीक है, इसके बाद 1971 में महाराष्ट्र में और राजस्थान की बात करें तो 1973 के अंदर। ठीक है, और 3 फरवरी 1973 को यह राजस्थान में प्रभावी हुआ और 26 मार्च 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। ये हमें याद रखना है। केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना के लिए बहुप्रतीक्षित लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013-14 का अधिनियम संख्या 1 संसद द्वारा वर्ष 2014 में पारित हुआ। ठीक है, कब पारित हुआ? 2014 में, जिसे दिनांक 1 जनवरी 2014 को महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त हुई और भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 16 जनवरी 2014 के द्वारा इस अधिनियम के उपबंध दिनांक 16 जनवरी 2014 से प्रवृत्त किए गए हैं। देश में लोकायुक्त गठन जो है सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर मानते हैं 1971 में, क्योंकि उड़ीसा राज्य में 1970 में ही लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में विधेयक तो पारित किया गया था किंतु इसे वर्ष 1983 के अंदर पूर्णतः लागू किया गया था। ठीक है, तो केरल में जो लोकायुक्त है उसको पब्लिक मैन भी कहा जाता है, लेकिन केरल से पहले ये प्रभावी कहां पर हुआ? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में, फिर 1983 के अंदर केरल के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लोकायुक्त संस्था के परिचय की, जो ऑफिशियल साइट पर एज इट इज दिया हुआ है। लोकायुक्त संस्था का सृजन जो है जनसाधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जांच एवं अन्वेषण करने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंतर्गत इसका गठन हुआ है। ठीक है, लोकायुक्त ऐसी संस्था एक स्वतंत्र संस्था है जिसका क्षेत्राधिकार क्या है? संपूर्ण राजस्थान राज्य रहेगा। यह राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है और न ही इसके कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप है। ठीक है, कार्य की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, पदीय दुरुपयोग एवं अक्रमण्यता से संबंधित परिवादों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अन्वेषणों के माध्यम से पीड़ित की व्यथा का निराकरण करना एवं आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करना इसका कार्य है। अन्वेषण में तत्परता और निष्पक्षता बनाए रखना, अधिकार क्षेत्र में आने वाले संगठनों, विभागों में जवाबदेही सुनिश्चित करना भी इसका कार्य है। अपने कार्य के निष्पादन में निपुणता को बनाए रखना, जन जन की समस्याओं से स्वयं को संबद्ध रख लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना इसका कार्य है। अगर वस्तु स्थिति की बात करें तो जो ऑफिशियल साइट पर लिखा हुआ है, आज भारत की गिनती भले ही बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर होती है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमें शर्मिंदगी ही महसूस करनी पड़ती है। इसने हमारी उपलब्धियों को सीमित कर दिया है। राष्ट्रहित व जनहित के कार्यों में लगाई जाने वाली बहुत बड़ी राशि जो है भ्रष्टाचारियों द्वारा हड़प ली जाती है। यह अक्षम्य अपराध है। भ्रष्ट अधिकारियों ने प्रगति की राह रोकी है और जनता का भरोसा जो है तोड़ा है। प्रतिबद्धता क्या है? लोकायुक्त शिकायत या स्वप्रेरणा के आधार पर प्रारंभ की गई जांच एवं अन्वेषणों के माध्यम से लोक प्रशासन में स्वच्छता, निष्पक्षता और संवेदनशीलता लाने हेतु एक सतत प्रयासरत है। यह लोक सेवा में समर्पण, वचनबद्धताएं, जवाबदेही, पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। संकल्प क्या है इनका? संकल्प इनका यह है कि लोक सेवकों में व्याप्त भ्रष्टाचार, कदाचरण, पद के दुरुपयोग एवं अक्रमण्यता को समाप्त करने की लक्ष्य की पूर्ति हेतु लोकायुक्त सचिवालय कृत संकलित है। इनका प्रयास क्या है? यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राप्त शिकायतों की शीघ्र, सत्यनिष्ठ, निष्पक्ष एवं न्यायप्रद जांच होकर भ्रष्ट आचरण जो है उजागर हो, शासकीय निर्णयों और प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर सुचिता का विकास हो और स्वच्छ शासन को पोषण व संबल मिले। अपेक्षा क्या की गई है कि वर्ष 1973 में बनाए गए इस लोकायुक्त अधिनियम में समय की मांग और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रभावी संशोधन की आवश्यकता है। इस हेतु जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा दिनांक 28/2/2014 को मौजूदा लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित कर अधिनियम को और प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए महाधिवक्ता नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। महाधिवक्ता श्री नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया जो सभी पक्षों से विचार कर एवं सभी पहलुओं पर चर्चा कर इस कानून की परिधि को व्यापक बनाते हुए 1 वर्ष की समयावधि में अपनी रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और राज्य सरकार तदनुरूप आवश्यक विधिक कार्यवाही करेगी। यह संस्था हमसे ये आग्रह करती है कि यदि कोई लोक सेवक तय सीमा में काम नहीं करता है, किसी काम को करने की एवज में आपसे कोई अपेक्षा करता है या रिश्वत मांगता है, तो आपसे अनुरोध है कि इसकी शिकायत प्रशासन को दें, लोकायुक्त को दें। ठीक है, इनके कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लोकायुक्त जो संस्थान है इसके द्वारा राज्य के मंत्री, सचिव, विभागाध्यक्ष, लोक सेवक, जिला परिषदों के प्रमुख व उप प्रमुख,
पंचायत समितियों के प्रधान व उप प्रधान, जिला परिषदों व नगर व पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, नगर निगमों के महापौर, उप महापौर, स्थानीय प्राधिकरण, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं व नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य की कंपनियों, निगमों अथवा मंडलों के अध्यक्ष, अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध आप शिकायत की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सभी चीजें लिखी हुई है ये लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आता भी है कि लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन कौन आते हैं, तो ये जो भी सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं इतने, ये सभी लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। अगर हम बात करें शिकायत की, तो शिकायत कब तक कर सकते हैं, तो 5 वर्ष से पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती। 5 वर्ष का कोई मामला है उसी की आप शिकायत दे सकते हैं। इनके विरुद्ध शिकायत इस संस्थान में आप नहीं कर सकते। तो ये जो लिखे हुए हैं ये लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते। कौन कौन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश अथवा संविधान के अनुच्छेद 236 के खंड ख में या यथा परिभाषित न्यायिक सेवा के सदस्य इसकी जांच के दायरे में नहीं आते। भारत में किसी भी न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी इसकी जांच के दायरे में नहीं आते। राजस्थान का मुख्यमंत्री, महालेखाकार राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान इसकी जांच के दायरे में नहीं आते। राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी भी इसकी जांच के दायरे में नहीं आते। सरपंच, पंच व विधायक के विरुद्ध भी शिकायतें की जाती है, किंतु उनके विरुद्ध प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि वे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, सेवानिवृत्त लोक सेवक भी इनके जांच के दायरे में नहीं आते। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं ये सभी चीजें। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन कौन लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते, तो इनके विरुद्ध आप इस संस्थान में शिकायत नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्यप्रणाली की, तो कोई भी व्यक्ति जो स्वयं लोक सेवक न हो, लोकायुक्त सचिवालय के सचिव, उप सचिव को अपनी शिकायत स्वयं उपस्थित होकर डाक के द्वारा, फैक्स के द्वारा, ईमेल द्वारा दे सकता है। शिकायत में शिकायतकर्ता का पूरा पता, नाम, व्यवसाय के साथ हर एक आरोप पूर्ण विवरण के साथ अंकित होना चाहिए। शिकायत में जिस लोक सेवक के खिलाफ शिकायत है उसका नाम व पद तथा जो साक्ष्य शिकायत के मुद्दों को सिद्ध करने के लिए पेश होगी उसका ब्यौरा अंकित होना चाहिए। ठीक है, यदि व्यतीत व्यक्ति अथवा शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाए या किसी परिस्थिति में वह स्वयं कार्यवाही करने में असमर्थ हो तो शिकायत किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जो उसकी संपदा का प्रतिनिधित्व करता हो या इस कार्य के लिए शिकायतकर्ता द्वारा अधिकृत किया गया हो। ठीक है, प्रत्येक शिकायत के साथ 10 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पर मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र होना भी आवश्यक है। फैक्स, ईमेल द्वारा शिकायत प्रेषित करने की स्थिति में शपथ पत्र जो है डाक द्वारा पृथक से भेजा जाना चाहिए। पुलिस की हिरासत में या जेल में या विक्षिप्त व्यक्तियों के आश्रय स्थान से भी लोकायुक्त को शिकायत की जा सकती है। ये भी देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुलिस की हिरासत में भी आप शिकायत कर सकते हो, जेल से भी आप शिकायत कर सकते हो। ठीक है, पुलिस अधिकारी जेल अथवा आश्रय स्थल के प्रभारी को इस शिकायत को तुरंत लोकायुक्त सचिवालय को भेजना होगा, ये अनिवार्य है। जांच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो शिकायतों की जांच पड़ताल के संबंध में लोकायुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की समस्त जो शक्तियां है वो प्राप्त है। ठीक है, जिसके अनुसार वे शिकायत के संबंध में किसी भी ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति को जो उनकी राय में जांच संबंधी सूचना देने या सुसंगत कागजात प्रस्तुत करने में समर्थ है उसको बुला सकते हैं, उसके शपथ पर बयान ले सकते हैं। किसी दस्तावेज को पेश करवाना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी अभिलेख को या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना, साक्ष्यों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना आदि इनके अधिकार है। लोकायुक्त के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 के अंतर्गत एक न्यायिक कार्यवाही है। 1860 की धारा 193 के अंतर्गत। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सचिवालय दोषी लोक सेवकों को दंड और निर्दोष को संरक्षण के सिद्धांत का अनुसरण करता है, इसलिए यह संस्था लोक सेवकों के विरुद्ध प्राप्त प्रत्येक शिकायत की गहन परीक्षा कर विषय की सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करती है। परीक्षण के दौरान यदि पाया जाता है कि शिकायतों में लगाए गए आरोप स्पष्ट नहीं है तो इसके संबंध में विस्तृत तथ्यों की मांग की जाती है, अन्यथा संबंधित विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगाई जाती है। यदि मामला प्रथम दृष्टया ही प्रारंभिक जांच किए जाने का प्रतीत हो तो उसमें प्रारंभिक जांच किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परिवादी को उसका निरीक्षण करके आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति का सचिवालय द्वारा परीक्षण किया जाता है और परीक्षण के बाद यदि आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाते तो शिकायत को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है। यदि आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं तो उसके संबंध में सचिवालय स्तर पर प्रारंभिक जांच किए जाने या सीधे ही अन्वेषण किए जाने के आदेश जो है वो प्रदान कर दिए जाते हैं। प्रारंभिक जांच के दौरान परिवादी उसके साक्षीगण एवं सुसंगत अभिलेख के परीक्षण करने के पश्चात यदि किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध आरोपित अभिकथन प्रथम दृष्टया जो है प्रमाणित नहीं पाए जाते तो प्रारंभिक जांच को बंद करके प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है, जिसकी सूचना जो है परिवादी को दी जाती है। यदि प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टि में सही पाए जाते हैं तो संतुष्ट होने पर राज्य सरकार को यथोचित अनुशंसा की जाती है और आवश्यक समझने पर राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 10 के अंतर्गत, ठीक है, धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण प्रारंभ करने के आदेश प्रदान कर संबंधित लोक सेवक को नोटिस व अन्वेषण के आधारों का विवरण, उसका जवाब, स्पष्टीकरण, में शपथ पत्र एवं ऐसी दस्तावेज और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भेजा जाता है जिसे कि वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना उचित समझे तथा उसकी एक प्रति उसके समक्ष अधिकारी को सूचना प्रेषित की जाती है। लोक सेवक को अन्वेषण के दौरान अपना पक्ष रखने, व्यक्तिगत सुनवाई एवं साक्ष्यों से प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, अन्वेषण के पश्चात यदि लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाते हैं तो अन्वेषण को बंद कर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है, उसकी सूचना भी परिवादी को दी जाती है। यदि लगाए गए आरोप अंशतः या पूर्णतः सिद्ध पाए जाते हैं तो उसके संबंध में जो है राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(1) के अंतर्गत अन्वेषण प्रतिवेदन उसके समक्ष प्राधिकारी को भेजा जाता है, जिसमें यदि लोक सेवक द्वारा कोई दंडिक अपराध किया गया हो तो दंडिक मामला
संस्थित करने अन्यथा यथोचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश जो है कर सकते हैं। यदि किसी मामले में किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाए परंतु यह प्रतीत हो कि प्रशासन की किसी भी प्रक्रिया या चलन से भ्रष्टाचार अथवा कदाचार का अवसर मिलता है तो यह सचिवालय सुझाव देता है कि ऐसी प्रक्रिया या चलन में समुचित परिवर्तन कर दिया जाए अथवा संबंधित नियमों को उपयुक्त रूप से ऐसे संशोधित कर दिया जाए जिससे लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार या अवचार किए जाने की संभावना समाप्त हो जाए तथा आम लोगों को अनुचित अपहानि एवं अनावश्यक कठिनाई न हो। यदि शिकायत पूर्णतः मिथ्या एवं आधारहीन हो तो लोक सेवकों को शिकायतकर्ता को अभियोजित करने की अनुमति भी दी जाती है। अब बात कर लेते हैं वार्षिक प्रतिवेदन की। तो ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है माननीय राज्यपाल जी को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष इन्हें एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है और आवश्यक होने पर शिकायतकर्ता को सूचित कर विशेष प्रतिवेदन भी भेजा जाता है। माननीय राज्यपाल लोकायुक्त से प्राप्त विशेष प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन अपने ज्ञापन सहित राज्य विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करवाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जनसाधारण की समस्याओं के निराकरण तथा स्वच्छ, ईमानदार एवं कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिए मंत्री, सचिव, अधिकारियों के विरुद्ध पद के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों का पूर्णतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने के लिए लोकायुक्त सचिवालय एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसकी स्थापना जो है विधायिका द्वारा कानून बनाकर की गई है। यह संस्था प्रभावी रीति से कार्य करने के लिए कृत संकल्पित है जिस हेतु सभी का सहयोग वांछित है। अगर हम बात करें शक्तियों और कर्तव्य की तो लोकायुक्त की जो शक्तियां हैं वो क्या है, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के अंतर्गत लोकायुक्त को कतिपय मामलों में मंत्री और लोक सेवकों के विरुद्ध आरोपित अभिकथनों का अन्वेषण करने की अधिकारिता दी जाती है। क्या क्या अभिकथन है? लोक सेवकों द्वारा किसी को अनुचित हानि, कष्ट पहुंचाने, अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने हेतु लोक सेवकों के रूप में अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग करने, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित या भ्रष्ट अथवा अनुचित हेतुओं से प्रेरित होने, लोक सेवकों की हैसियत में भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता की कमी का दोषी होने से संबंधित हो सकते हैं। अधिनियम की धारा 2(1) में दी गई लोक सेवकों की परिभाषा के अनुसार लोकायुक्त को निम्न के विरुद्ध अन्वेषण करने की अधिकारिता है। किसके विरुद्ध? राजस्थान राज्य की मंत्री परिषद का कोई सदस्य, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कोई भी हो, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, चाहे मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, उपमंत्री हो। ठीक है, राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवकों में या लोक पद पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति हो, जिला प्रशासन का प्रत्येक प्रमुख हो, प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान, उप प्रधान, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी भी स्थायी समिति का अध्यक्ष हो, नगर निगम का प्रत्येक महापौर, उप महापौर, नगर पालिका परिषद का प्रत्येक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति का अध्यक्ष। प्रत्येक वह व्यक्ति जो निम्नलिखित की सेवा में है या उनका वेतनभोगी है, अर्थात राजस्थान राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकरण जिसे राजपत्र में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए, किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्व अधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम जो स्थानीय प्राधिकरण न हो। कंपनी अधिनियम की धारा 617 के अर्थांतर्गत कोई भी सरकारी कंपनी जिसमें समादत्त अंश पूंजी का 51% से न्यूनन जो है राज्य सरकार द्वारा धारित है, या कोई भी कंपनी जो किसी भी ऐसी कंपनी की सहायक है जिसमें समादत्त अंश पूंजी का 51% से न्यूनन राज्य सरकार द्वारा धारित है। राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राजपत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है। अगर हम शक्ति और कर्तव्यों की बात करें तो लोकायुक्त संस्था में पदस्थापित अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्य इस प्रकार से है। सभी जो है कौन कौन होते हैं? एक तो सचिव होता है, ठीक है, सचिव हो गया, उप सचिव हो गया, ठीक है, सहायक सचिव हो गया, अनुभाग अधिकारी संस्थापन, ठीक है, अनुभाग अधिकारीगण, ठीक है, अनुभाग, सहायक अनुभाग अधिकारीगण, ये सब इस संस्था के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनकी शक्तियों की तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सचिव है उसकी शक्ति क्या है? विभागाध्यक्ष की हैसियत से राजस्थान सेवा नियमों GF&AR बजट मैनुअल TA व CCA रूल्स के अधीन प्रदत्त समस्त शक्तियां, जो शक्तियां जो है वो सभी की सेम है। ठीक है, कर्तव्य की बात करें तो सभी का कर्तव्य भी ये है। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के प्रावधान हुए उनके अंतर्गत बने राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त नियम 1974 के द्वारा प्रदत्त और माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा निर्देशित समस्त कार्यों का निष्पादन करना। ठीक है, माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा निर्देशित समस्त कार्य जो है निष्पादित करना इनका कर्तव्य है। ये सभी का कर्तव्य है, सचिव हुआ, उप सचिव हुआ, ठीक है, और भी जो भी ये सदस्य इनके सभी के ये कर्तव्य है। बस एक ये सहायक सचिव का कर्तव्य विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्देशित संस्थापन करना, और अनुभाग अधिकारी है इसकी ये शक्ति भी इंपॉर्टेंट है कि विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्देशित संस्थापन कार्य और धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली 2008 के नियम 3(2) के अधीन अपराधों का प्रशमन और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण निषेध एवं निदान अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के अधीन गठित समिति के सदस्य का कार्य। तो सभी का कर्तव्य तो जो है वो सेम है। क्या है कि माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा निर्देशित समस्त कार्य निष्पादित करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक और वीडियो भी आएगी जो आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।